नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी और साथ ही साथ पशुपालन से संबंधित विभिन्न विषय इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं। उनसे जुड़े विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहते हैं ताकि हम आपकी समस्याओं को जान सकें। एक लाइव फोन के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक विशेषज्ञों तक पहुँचा सकते हो। तुरंत हमारा ये प्रयास रहता है कि साथ ही साथ आपके जवाब भी दिए जाए और इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम बात करेंगे और लेंगे आपके सवाल, उस पर नजर डालते हैं। पहला विषय है पशुओं में परजीवी रोगों से बचाव और साथ ही बात करेंगे मछली पालन की नई तकनीक के बारे में। तो दोनों विषय से जुड़े हुए मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। अगर हम मछली पालन की बात करें तो ये हमारे पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और साथ ही साथ रोजगार सृजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से मत्स्य पालन को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और इसी तरीके से हमारे पशु स्वस्थ रहें, को लेकर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि परजीवी रोग जो हैं वो उन्हें ना घेर पाएँ और वो स्वस्थ रहें। तो आइए बताते हैं टोल फ्री नंबर जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। टोल फ्री नंबर के साथ साथ ये ईमेल एड्रेस भी आपको दे दिया है, तो आप अपने स्मार्टफोन से हमें मेल कर सकते हैं और आपके मेल को तुरंत लाइव हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपके नाम, आपके गांव के नाम के साथ, आपके ज़िले के नाम के साथ हम कार्यक्रम में आपके सवाल लेंगे और साथ ही देंगे उनके जवाब भी। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। दोनों मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुणा खेमानी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तरुणा कार्यक्रम में। और आप पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और आपसे हम जानेंगे पहले विषय के बारे में, यानी पशु में जो परजीवी रोग हो जाते हैं वो किस किस प्रकार के रोग हैं, परजीवी कैसे कैसे होते हैं, कैसे पशुओं को इससे सुरक्षित रख सकते हैं और इससे किस तरह की हानि पशुपालन में हो सकती है। तमाम जो इससे जुड़े बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, डॉक्टर SK सिंह। सर, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है और आपसे मछली पालन के बारे में समझेंगे, नई तकनीक कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल हो रही है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ब्यूरो, लखनऊ से। तो कार्यक्रम में दोनों ही मेहमानों से आपकी मुलाकात हो चुकी है और विषय के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बता दिया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपके कॉल्स, आपके ईमेल्स, आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। सबसे मैं डॉक्टर तरुणा जी आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम परजीवियों की बात कर रहे हैं, किस तरह के परजीवी ये होते हैं और इससे कितना नुकसान पशुपालन में हमारे पशुपालकों को हो सकता है, कितनी बड़ी समस्या है ये? मंजू, अगर बात की जाए परजीवी की तो कहने को तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि परजीवी, जो कि हमारे पास दो तरह के होते हैं, आंतीय परजीवी और बाह्य परजीवी। मतलब जो शरीर के अंदर भी हैं और एक शरीर के बाहर है, जिनको हम खुली आंख से देख सकते हैं। कहने को तो सिर्फ ये वर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं कि भी हम शरीर के अंदर हो गए और शरीर के बाहर हो गए, लेकिन इनसे किसान को अगर देखा जाए और अगर हम एक शोध के मुताबिक बात को माने तो इन परजीवियों की वजह से औसतन 1.25 लीटर दूध प्रतिदिन जो पशु है नुकसान होता है एक किसान को। तो आप इस आंकड़े से बहुत अच्छे से आकलन कर सकते हैं कि कितना भारी नुकसान है एक किसान को, जो दूध बेचने पे, जिसका दूध बेचने से जिसका घर चल रहा है, पशुओं पे जिसकी आय हो रही है, अगर उसको डेली एक पशु पे 1.25 लीटर दूध का प्रतिदिन नुकसान है तो आप बहुत अच्छे से, यानी एक बड़ा आर्थिक नुकसान है पशुपालन से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, जो डेयरी चला रहे हैं। और अगर ये परजीवी, जैसा कि हमें तरुणा जी बता रही हैं कि शरीर के अंदर के भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, सुनने में बहुत छोटी सी समस्या लगती है कि परजीवी जो हम शायद इतने गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर प्रति पशु, जैसे हम बता रहे हैं कि 1.25 लीटर तक दूध में कमी आ सकती है, तो अगर आपके पास 10 पशु हैं तो आप समझिए कि कितना नुकसान रोज़ आपको हो रहा है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे कैसे इससे बचाव करें, लक्षण कैसे पहचानें और किस किस तरह की समस्याएं इससे पैदा हो सकती है, कितनी गंभीरता तक जा सकते हैं, इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। पशु को दो प्रकार से परजीवी हानि पहुंचाते हैं। पहला
बाह्य परजीवी और दूसरा अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी संक्रमण पशुओं के शरीर के बाहरी अंगों और त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। चमकौन माइट्स मक्खियों, जूं और जोक के कारण होता है। इस रोग में पशुओं में खुजलाहट और बेचैनी होती है और पशु खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पशु का स्वास्थ्य तेजी से खराब होने लगता है। वहीं दुधारू पशुओं में दूध की कमी होने लगती है। इससे बचने के लिए समय समय पर पशुओं के बांधे जाने वाली जगह को साफ करते रहना चाहिए और जहां मल और मूत्र इकट्ठा होता है वहां चूना डालते रहना चाहिए। साथ ही पशुओं के रहने वाली जगह पर धूप और हवा का आना बेहद जरूरी है। अगर पशु को बाह्य परजीवी रोग हो चुका है तो पशुओं के शरीर, पशुओं के आवास और बैठने की जगह पर गैमेक्सिन घोल या डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अंतः परजीवी रोग दो प्रकार के होते हैं। कृमि रोग, जो पशुओं के पाचन तंत्र और पाचन क्रिया से जुड़े अंगों पर प्रभावित करता है। इससे पशु दुर्बल हो जाते हैं और उपचार न मिलने पर इनकी मृत्यु भी हो सकती है। इनसे बचने के लिए पशुओं को चारा धोकर खिलाना चाहिए और साफ पानी पिलाना चाहिए। पशुओं को दलदलीय जल जमाव के इलाकों में कभी चरने नहीं भेजना चाहिए। रोगग्रस्त पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखना चाहिए। पशुमल की जांच कराने के बाद पशु चिकित्सालय से उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। ट्रिपैनोसोमा बबेसिया, थैलेरिया और एनाप्लाज्मा मुख्य रक्त प्रोटोजोआ हैं। इसमें पशुओं को तेज बुखार, पशुओं का खाना पीना छोड़ना, पशुओं के पेशाब का रंग लाल होना, साथ ही पशु सुस्त और कमजोर हो जाता है। किसानों को पशुओं में होने वाले परजीवी रोगों की रोकथाम से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए समय समय पर पशु चिकित्सालयों से संपर्क करते रहना चाहिए। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो ज़रूर पशु चिकित्सालय जाएं, संपर्क करें और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें, उचित इलाज कराएं। इसके साथ ही साथ आप हमसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी डाउट है आपको, तो ज़रूर हमें कॉल करें। अगला 1 घंटा आपके लिए है। दूसरा जो हमारा विषय है, यानी मछली पालन की नई तकनीक कौन कौन सी है, कैसे मछली पालन को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, कौन से मॉडल अपनाए जाएँ, आइए उस पर हम बात करते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर SK सिंह जी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर, मछली पालन का क्या महत्व है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि पोषण सुरक्षा पर अब बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का। बढ़ती जनसंख्या के साथ जो आहार की ज़रूरत है उसे भी पूरा करना है, और वो भी पोषण के साथ। ऐसे में मछली पालन के दिशा में किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं और क्या महत्व है इसका? जैसा कि आपने कहा, मछली जो है किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान करती है। जहां तक रही भारत की बात, तो भारत में 57,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आय निर्यात के माध्यम से, मछली उद्योग के माध्यम से प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ मछली हमारे लिए रोजगार का जरिया है, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का जरिया है। ये जो है औषधि गुण इसमें है, ये हमारे लिए काफ़ी लाभकारी है। साथ साथ मछली पालन जो है, इसके विभिन्न आयाम हैं। आज की परिस्थिति में जहाँ तहाँ पानी, वहाँ तहाँ मछली रानी, यानी जहाँ भी पानी रहेगा, जिस प्रकार का भी पानी होगा, वहाँ पर मत्स्य पालन किया जा सकता है। आपने आधुनिक तकनीकियों के बारे में बात की, तो आजकल भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसको एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। जो परंपरागत मछली पालन की तकनीकी थी, उसे बदलकर इसे सघन, अति सघन और औद्योगिक पैमाने पर कैसे मत्स्य पालन किया जा सके, उसका स्वरूप दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कहेंगे, अगर कम लागत की खेती की बात करें तो समग्र जल कृषि या समग्र कृषि की बात हम करते हैं, जिसमें मछली एक सह व्यवसाय होता है और अन्य प्रकार की खेती विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लाभकारी है। और ऐसे जगहों पर जहां भूमि एवं जल की कमी है, वहां पर पुनः चक्रीय जल कृषि अपनाकर किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है और मत्स्य उत्पादकता के माध्यम से राष्ट्र को उत्थान में अपना योगदान दे सकता है। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही आपने डॉक्टर सिंह कि जहाँ जहाँ पानी वहाँ वहाँ मछली रानी। यानी अब
कई ऐसी तकनीक आ चुकी हैं जिससे मछली पालन काफ़ी सुगम हो चुका है, लाभकारी है, काफ़ी आय इससे हमारे किसानों को और मछली पालकों को हो सकती है। तो कौन कौन सी तकनीक है, सघन मछली पालन कैसे किया जा सकता है, अच्छी जो नस्ल है या किस्में हैं जो मछली की, बीज अच्छे कहाँ से प्राप्त किए जाएं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ जानकारियों को समेटे हुए देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। मछली पालन अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब नए तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक तरीका है बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक तकनीक के सहारे कम क्षेत्र में मछलियों का ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अनुपयुक्त खाना और मछली बल से बना होता है। इसमें 60 से 70% कार्बनिक और 30 से 40% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मछली पालन में बाहर से दिए गए फीड का 20 से 30% हिस्सा ही मछलियां इस्तेमाल करती हैं। बाकी बचा फीड पानी में ही रह जाता है। इन्हीं बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बायोफ्लॉक विशेष सूक्ष्म जीवों के जरिए फिर से खाने लायक बना देती है। इस तकनीक से लगातार पानी में ऑक्सीजन मिलता रहता है। बता दें कि अगस्त और सितंबर का महीना मछली पालन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। अच्छी गुणवत्ता के बीजों का इस्तेमाल करके आप मछली पालन की तैयारी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 1 साल के अंदर 5000 किलो तक मछली उत्पादन किया जा सकता है। किसान इस समय तालाब को पूरी तरह से साफ कर तैयार करे और इसके बाद मछली पालन के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करे। अगर किसान बाहर से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम 1 फिंगरलिंग साइज का ही बीज डालें। मछली पालन के लिए रोहू, सिल्वर और ग्रास भाकुर आदि मछलियों का पालन किया जा सकता है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। तालाब में पूरे साल कम से कम 1.5 मीटर पानी का स्तर बना कर रखें। बारिश के मौसम में तालाब पर बाढ़ का असर नहीं पड़े, इसका ध्यान रखें। तालाब में पानी का रंग गहरा हरा होने पर रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर दे। पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाद का इस्तेमाल बंद कर दे। जैसे तालाब के पानी का रंग सामान्य हो जाए तो उर्वरकों का उपयोग फिर से शुरू कर सकते हैं। अच्छा मुनाफा लेने के लिए आप विशेषज्ञों की सलाह से मछली पालन की नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मछली पालन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको नई तकनीक के बारे में भी बताया कि कैसे सघन मछली पालन किया जा सकता है, अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त करें, कैसे अच्छी पैदावार लें, यानी अच्छी मछली लें आप मछली पालन में। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन है, जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया है। मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक हैं ये। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बाहरी परजीवी होते हैं इनके लिए हम पशुओं में क्या बचाव कर सकते हैं और उनकी त्वचा में कौन सी दवा लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो भैंस हैं उनको भी काफ़ी जो बाहरी परजीवी हैं वो हैं और उनकी जो रहने वाला कमरा रहता है उसमें हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। बाहरी परजीवी मैम कौन कौन से होते हैं और साथ ही जहाँ पर पशु को रखते हैं वहाँ पर किस तरह की सावधानी रखें। देखिए विपिन, जो बाहरी परजीवी हैं उसमें हमारे पास एक तो होते हैं टिक्स, जिसको हम चीचड़ी बोलते हैं, चीचड़ी, कलीली। तो या फिर हमारे पास छोटे छोटे माइट्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देंगे, जिनकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो ये है कि आप एक आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, वो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उस आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन को जब लगवाएं तो वो एक बार लगवाने के बाद 21 दिन के बाद ही रिपीट किया जाए या 1 महीने बाद रिपीट किया जाए। आजकल ये इंजेक्शन हाई कंसंट्रेशन में भी अवेलेबल है जो 3 महीने तक काम करता है। ये तो है पशु के शरीर के ऊपर की बात, जो आपने इंजेक्शन से पशु के शरीर के ऊपर के उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाँ पे आपने पशु को बांध रखा है वहाँ वो ईंटों का बना हुआ है या मिट्टी का कच्चा डला हुआ है, तो वहाँ पे जो परजीवी होते हैं उनको भी ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि वो शरीर के ऊपर ना चढ़ जाएं। तो इसीलिए उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के इसमें दुकानों पे या आपके निकटतम पशु चिकित्सालयों पे भी केमिकल्स अवेलेबल हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं जो हाई कंसंट्रेशन में होते हैं।
बस उसका ये ध्यान रखना है आपने, जब आप अपने बाड़े में या पशु के रहने की जगह पे उसको यूज़ करेंगे या उसका स्प्रे करेंगे तो उसको सुबह स्प्रे करिए, जब पशुओं को बाहर निकाल दीजिए और पूरा दिन पशु आपकी ऐसे दूसरी जगह पे रहे और कम से कम 10 से 12 घंटे उस जगह को खाली छोड़ दीजिए, जी। फिर आप अपने पशुओं को अंदर ले जा सकते हैं। आनंद प्रताप जी हैं एक दर्शक हमारे साथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा से हमें कॉल किया है। आनंद जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। आनंद जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। सर क्या मुझे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सुन पा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी का तालाब छोटा है और उसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए कोई नई तकनीक है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जी, डॉक्टर SK सिंह हमारे साथ हैं। सर ये जानना चाहते हैं कि अगर इन्होंने अपने खेत में तालाब बनाया है और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या इसकी किसी तरह से पूर्ति की जा सकती है या फिर ऐसी स्थितियां ना आए उसके लिए किस तरह की सावधानी बरतें? इन्होंने बड़ा सही सवाल किया अंजू जी। जी सर। जो इन्होंने ऑक्सीजन कम होने की बात की है, सामान्य तौर पर प्राकृतिक दशाओं में ये जो सुबह का जो ऑक्सीजन मान लीजिए 2 mg पर लीटर का अगर होता है प्रातःकाल सूर्योदय के पहले, तो धीरे धीरे दोपहरी के बाद ये 8 mg पर लीटर हो जाता है और शाम को 10-12 होते हुए फिर ये 2 के आसपास आ जाता है। तो कई बार ऐसा देखा गया कि रात्रिकालीन अवस्थाओं में 3 बजे के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सूर्योदय के पहले एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियां तनाव में आ जाती हैं और उनके मरने का आशंका रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन 2-3 तरह से तालाबों में पैदा होता है। एक तो नीली हरी पीली जो काई तालाब में दिखाई देती है, उसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की दिन में उत्पत्ति होती है और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। लेकिन रात में यही क्रिया उल्टी हो जाती है, जो ऑक्सीजन पैदा होता है वो श्वसन में उपयोग हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई बार देखा गया है कि जो किसान भाई हैं जितनी संस्तुत मात्रा में मछलियों का संग्रहण करना चाहिए उससे ज़्यादा अगर मछलियां उन्होंने डाल दी है तो ऑक्सीजन की समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन जो है बाहर से देना चाहिए। जैसे आप फव्वारा नुमा जल प्रवेश कराएं तालाब में आकर। आजकल बहुत सारे यांत्रिक यंत्र भी आ गए हैं जो 25,000 रुपए के आसपास में मिलते हैं। अगर वायुकरण यंत्र कहा जाता है, उसे बिजली के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो मात्र 1,000 रुपए में भी ऑक्सीजन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। उसके लिए 3 बांस के लट्ठे लेने होंगे और उस पर 3-4 परत की बांस की टोकरियों को बना के जोड़ देना होगा और उस पर ट्यूबवेल का पाइप जो है, होर्स पाइप जो है, उसको डालेंगे तो फव्वारा नुमा पानी आपके तालाब में जाएगा और उससे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। वैसे सामान्य तौर पर हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है, जो जिसका फिक्सेशन पानी में होता है, उससे भी ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब किसान अधिक मात्रा में कर देता है, विशेषकर छोटा तालाब की उन्होंने बात की, छोटा तालाब रहता है तो ये समस्या काफी विकट हो जाती है और अधिक मात्रा में डाल देते हैं। तो इसके लिए बाहर से वायुकरण यंत्र हो या वायुकरण अन्य व्यवस्था के द्वारा, पंपिंग सेट के द्वारा, फव्वारे से या ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल को दोनों इंड का जो है सप्लाई जो है ब्लैक इंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और फव्वारे नुमा करके तालाब में पानी डालना चाहिए। इससे हो सकता है। नहीं तो आप ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको नीचे तली में पाइप बिछाकर परफोरेटेड पाइप से तली में ऑक्सीजन डालेंगे तो इसमें समान स्तर का ऑक्सीजन रहता है और किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। नीचे की कम ऑक्सीजन वाला पानी ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला अधिक ऑक्सीजन वाला पानी नीचे चला जाता है। इससे मछलियां तनाव रहित रहती हैं और उनकी बढ़वार अच्छी होती है, उत्पादकता अच्छी होती है। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने और बहुत अच्छा सवाल भी था हमारे दर्शक का। और इसी के साथ ही अभी हमें यहाँ पर रुकना होगा कि छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और दोनों विषयों पर हम आपके और सवाल लेंगे। कुछ ईमेल्स भी आए हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं मछली पालन के बारे में और साथ ही पशुओं में जो परजीवी की समस्या हो जाती है उससे जुड़े जो रोग हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही विषय से जुड़े अगर कोई भी आपके सवाल हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ से नोट करें और हमें कॉल करें अपने सवालों के जवाब जानें। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं हम। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है। सर, वो मछली फार्म पॉन्ड में मछली पालन में सकता है क्या? जी, बहुत अच्छी बात है। आप मछली पालन करना चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं इसके बारे में? सर ये मैडम मछली पालन करना चाह रहे हैं फार्म पॉन्ड में। मछली पालन आप करना चाहते हैं? हाँ। तो सवाल क्या है, आप मतलब जानना चाहते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करें? नहीं, इसका बीज मतलब जो बीज होता है ना वो कहाँ मिलेगा? बीज कहाँ से मिलेगा? ठीक है, आप राजस्थान के 12 से हैं और हमारे साथ डॉक्टर SK सिंह है। सर, ये मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त करें? इनके क्षेत्र के अनुसार अगर आप कुछ इन्हें सजेस्ट करना चाहें। इनको किसान भाई को कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान से रखते हैं अपना, तो इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो मछली पालन की जो बीज की बात इन्होंने की है, तो मछली पालन राज्य सरकारों के माध्यम से बीज, मत्स्य बीज हैचरियाँ हैं, तो ये राज्य सरकार के हर जिले में ये विभाग होता है, तो वहाँ से संपर्क कर लें। सरकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन की हैचरी होगी, वहाँ से ले सकते हैं। गैर सरकारी क्षेत्र में भी होगी, वहाँ से ले सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं उनको मिल पाता तो उसके आसपास जैसे हरियाणा में है, वहाँ पर भी करनाल, भिवानी इत्यादि जगहों पर, रोहतक में मछलियों के बीज मिलते हैं। तो जो इनकी सुविधा हो वहाँ से भी ये मंगवा सकते हैं। वैसे आजकल मछली का बीज कहीं से भी मंगाया जा सकता है। अगर अधिक पैमाने पर मंगाना होता है तो ये ऑक्सीजन पैक में बच्चे आते हैं, तो बंगाल से ज्यादातर लोग ले आकर पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक बच्चे ले जाते हैं, तो उससे भी लाकर अपना पालन कर सकते हैं। लेकिन इन्हें ध्यान देना होगा कि अच्छे बच्चे का ही पालन करें, बड़े आकार के बच्चों को पालन करें, क्योंकि राजस्थान में सर्दी ज्यादा पड़ती है। वैसे आजकल सर्दी तो कम हो रही है, तापमान जल का जो है 20-25 डिग्री के आसपास हो गया है, तो वो समस्या अब नहीं आएगी। और ये सही उपयुक्त समय, अगर उनके पास जल भराई का साधन है तो अच्छी किस्म की मछली जो अंगुलिकाएं होती हैं 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम तक की अगर होती हैं, तो इन्हें अगर संग्रहण करेंगे तो 8-9 महीने बाद जो है बाजारू दाना खिलाकर अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कहाँ से आप अच्छे बीज प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की तरफ से भी इसको लेकर योजना है, तो ज़रूर आप इसका लाभ लें। और एक ईमेल आया है हमारे पास, उसे ले लेते हैं हम कार्यक्रम में। अंकुश सहाय हैं जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें ईमेल कर रहे हैं। इनका कहना है कि पशुओं में अफरा बीमारी की वजह क्या है और उससे कैसे बचाया जाए? देखिए, अफरा जो है, पहले तो आप ये बताइए कि छोटे बच्चे में अफरा है कि बड़े बच्चे में अफरा है? ये नहीं बताया मैम, बस इतना सवाल लिखा हुआ है इनका। अफारे की समस्या, देखिए अफारे की छोटे बच्चों में तो समस्या इसलिए होती है, कई बार हम उनको छोटे बच्चों को दूध के साथ साथ हम जो ग्रेन्स होते हैं, जो आप जिसको दाना कहेंगे, हम बहुत ज़्यादा दाना खिला देते हैं और बिना भिगोए खिला देते हैं, तो वो उसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अफारे की सबसे पहली समस्या अफारे की आती है। या फिर आप हरे चारे को चेंज कर रहे हैं, जैसे अब चेंजिंग सीजन है, अब आपके पास चारा जो है वो नया आएगा, नए चारे में कई बार अफारे की समस्या आ जाती है। फिर दूसरा कि अगर आपके पास बड़ा पशु है, बड़े पशु में अफारे की समस्या इसलिए आती है, कई बार ज़रूरत से मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा अगर उसके अंदर दाना खिला दिया जाए, कई बार पशु खुल जाता है, आपकी गेहूं कटी हुई रखी है तो वो गेहूं खा जाते हैं पशु, और वो ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं, तो वो चीज़ जो है अफारे में हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, या कहिए कई बार आंतरीय परजीवी जो होते हैं
हैं उनकी वजह से भी अफारे की समस्या बहुत बुरी तरह से पशुओं में आ जाती है। तो ऐसे में आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में कंसल्ट करिए। और अगर अफारे की समस्या है तो मैं आपको देसी नुस्खा सबसे पहले बताना चाहूँगी, अगर उसी से आराम मिल जाए, आप खाना सोडा जो होता है वो अपने पशु को दे सकते हैं। तो खाना सोडा से क्या है, जो अफारा है अगर तो नॉर्मल खाने पीने की वजह से है, डाइजेशन की वजह से है, तो तुरंत वो निकल जाएगा। मतलब और ऐसे ही बच्चों के लिए छोटी छोटी आपको शीशियाँ मिल जाती हैं जिसको आप पिला सकते हैं, जो अफारे से तुरंत निजात दिला सकती हैं पशुओं में। जी, एक हमारे साथ कॉलर है हरीश सिंह है, जिन्होंने हमें कॉल किया है। हरियाणा से हैं दर्शक। हरीश सिंह जी माफ़ कीजिएगा, पंजाब से हैं। हरीश सिंह जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। कपूरथला से आप हमारे साथ फोन लाइन पर। जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, गाय और भैंसों को जो मच्छर और मक्खियां हैं ये वो काटकर बहुत नुकसान करती हैं, तो जख्म हो जाते हैं, तो क्या इसके ऊपर कोई जैसे कि फटकड़ी है उसका लेप लगाया जा सकता है? बताया जाए। करुणा जी। हरि सिंह जी, देखिए फटकड़ी का लेप लगा सकते हैं आप, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि ये मक्खी और मच्छर की वजह से ना उनके जख्म बन जाते हैं। उस टाइम पे ये फटकड़ी जो है ये इनको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। तो आपको सबसे जो इसका अच्छा तरीका और घरेलू नुस्खा जो बताऊं, एक चीड़ का तेल आता है। चीड़ के तेल को आप सरसों के तेल में मिला के 50-50 आधा चीड़ का तेल और आधा सरसों का तेल मिला के लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो होगा उसके साथ आप मच्छरदानी का उपयोग कीजिए। अब आपको पता चल रहा है जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मच्छर और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इस टाइम पे सबसे पहले तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और चीड़ का तेल जो है वो सरसों के तेल में मिला के अपने पशु के शरीर पे लगाइए, तो उससे ना तो मच्छर तंग करेंगे और ना ही मक्खियाँ तंग करेंगी। मतलब ये लेप लगाना चाहिए तेल का, या फिर मतलब स्प्रे भी कर दे? आप स्प्रे भी कर सकते हैं और लेप भी लगा सकते हैं। जी जी, ठीक है। एक हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और एक ईमेल आया है वो भी हम ले लेते हैं। ये भी पशुपालन से जुड़ा हुआ हमारे पास मेल आया है और ये दर्शक है हमारे जिन्होंने सवाल किया है। इनका सवाल है कि भैंस में ये परजीवी रोग हो गया है और इसमें कौन कौन सी दवा दी जा सकती है, कितने महीने के अंतराल में दवा दी जाए, और दूध देने वाली गाय को क्या ये दिया जा सकता है, ये भी इनका सवाल है। काफ़ी अच्छा सवाल है। और दूसरा सवाल मछली पालन से जुड़ा हुआ है कि मछली की कौन कौन सी प्रजाति के बीज डाल सकते हैं, इसके बीज कहाँ से प्राप्त करें, और 40 बाय 100 फीट में कितना उत्पादन होता है। तो पहला सवाल हम जो रोग के बारे में जानना चाह रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। ये प्राण सिंह लोधी हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया है मध्य प्रदेश रायसेन से। मैम देखिए प्राण जी, परजीवी की बात है तो आपने इनका सवाल क्या था कि किस कृमि रोग होने पर कौन कौन सी दवा दें, और क्या जो गर्भवती पशु मतलब गाय है भैंस है तो क्या उसे भी दिया जा सकता है? देखिए गर्भवती गाय में पहले दिन के गर्भाधारण से लेकर जो आखिरी का 9वें महीने तक या भैंस में 10वें महीने तक आप कभी भी पेट के कीड़े की दवाई बहुत आराम से दे सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी एहतियात हम इसलिए बरतते हैं पहले के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने, क्योंकि इस टाइम जो पशु होता है वो सबसे ज़्यादा तनाव में होता है। पहले के 3 महीने भी वो बहुत तनाव में होता है और आखिरी के 3 महीने में भी वो तनाव में होता है। तो हम इस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ पेट के कीड़े हैं तो उस टाइम दे दीजिए, और नहीं तो जो सेकंड हम जिसको कहते हैं ट्राइमेस्टर या जो दूसरा भाग है प्रेगनेंसी का, गर्भाधारण का, सबसे बेस्ट टाइम वो होता है आपका पशु को इसकी पेट के कीड़े की दवाई देने का। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी एक एल्बेंडाजोल नाम से जो दवाई आती है, कोशिश करके पहले के 3 महीने में वो मत दीजिए। हालांकि 1 या 2 डोज देने में कोई बुराई नहीं है, पर फिर भी हम एहतियात के तौर पे उसको मना करते हैं। और एक चीज़ और सबसे बेहतर कहना चाहूँगी कि अगर आप पेट के कीड़े की दवाई दे रहे हैं तो उसके साथ लिवर की जो गोलियाँ आती हैं, कुछ आपके पास आयुर्वेदिक गोलियाँ आती हैं, कुछ टॉनिक्स आते हैं, तो आप वो दे सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए कोई पेट के कीड़े की दवाई नहीं देनी और आपको पता है कि भी आपको डर लग रहा है मेरे पशु को नुकसान हो जाएगा पेट के कीड़े की दवाई देने से, तो आप उसके अंदर मरवे के पत्ते और नीम के पत्ते एक एक मुट्ठी मिला के लगातार 10-12 दिन दे दीजिए। ये ना तो पशु को नुकसान करेंगे और साथ ही साथ पेट के कीड़ों से आपको 10 दिन के अंदर पूरी तरह से निजात दिला देंगे, जो आप रेगुलर इंटरवल पे दे भी सकते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका था कि हम कितने अंतराल पे दे सकते हैं। देखिए जैसे ही आपकी गाय या भैंस ब्याती है तो छोटे बच्चे को हम 7 से 15 दिन के बीच में कभी भी पेट के कीड़े की दवाई दे सकते हैं, और उसकी आयु के 6 महीने तक हर महीने
महीने हमने उसको पेट के कीड़े की दवाई देनी है। और जो बड़ा पशु है, आपकी जो भैंस या गाय जब बड़ी हो जाती है, जैसे अब आप 6 महीने के बाद, तो आपने हर 3 महीने के अंतराल पे उसको पेट के कीड़े की दवाई देनी है। अगर आपको लग रहा है मेरा पशु कमजोर है या उसको इसकी कब्ज की शिकायत हो गई है या फिर वो बीमार है, तो उस टाइम पे आप पेट के कीड़े की दवाई नहीं देंगे। पेट के कीड़े की दवाई के साथ 10-12 दिन के लिए लिवर टॉनिक जरूर चलाइए, क्योंकि पेट के कीड़े की दवाई जो है वो लिवर पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। एक और सवाल था इनका मछली पालन से जुड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। उनका भी मछली पालन से जुड़ा सवाल है। मोहन है सागर से। जी मोहन जी, सवाल बताइए अपना विस्तार से। मोहन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए। बोलिए मैडम। मोहन जी, सवाल बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? अरे मछली पालन करना चाहूँ तो कहाँ से सहयोग मिलेगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ से क्या मिलेगा? सहयोग। मछली पालन ठीक है, क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर एसके सिंह हमारे साथ है। सर, 2 सवाल हैं मछली पालन से जुड़ा। एक ईमेल है जिसमें अभी हमने बताया कि वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाए मछली पालन की, क्षेत्रफल भी बताया कितना है। और ये हमारे दूसरे कॉलर हैं जो जानना चाहते हैं कि कहाँ से अच्छे बीज प्राप्त कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के सागर से हैं मोहन जी। जी, मोहन जी ने जो सवाल किया मध्य प्रदेश के कृषक, पहले मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। इन्हें जहाँ तक इन्होंने बात की बच्चे प्राप्त करने के लिए, तो मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार बड़े पैमाने पर मत्स्य बीज उपलब्ध कराती है। तो वहाँ पर कार्प मछलियों का जो है, जिन्हें हम सफर मछली भी मध्य प्रदेश में कहते हैं, तो रोहू, कतला, मृगल, नैन, भाकुर, ये सारी मछलियाँ जो हैं, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, वो किसी भी सागर जिले में नजदीकी हैचरी से ले सकते हैं। राज्य सरकार की हो या गैर सरकारी निजी क्षेत्र की हैचरी से वहाँ ले सकते हैं। और दूसरे किसान भाई ने सवाल बीज के बारे में की और एक तालाब का आंकड़ा उन्होंने दिया कि उनका तालाब जो है 40x100 फीट का है। तो अगर उसको मीटर में हम बदलते हैं तो ये करीब 350 वर्ग मीटर के आसपास होता है। और इसमें उन्होंने पूछा कि कितनी उत्पादकता ले सकते हैं। अगर कार्प मछलियों का उत्पादन लेना है इनको, तो इसे अगर सघन मछली पालन करते हैं तो ये 3 से 5 कुंतल मछली 8-9 महीने में बाजारू आहार के द्वारा ये प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी डालते हैं तो नवंबर महीने में ये इतना ले सकते हैं। लेकिन अगर ये पंगास मछली को डालते हैं, जिसे बैकरी के नाम से भी लोग जानते हैं, पयासी भी कहते हैं, तो उसको ये करीब 1.5 टन तक प्राप्त कर सकते हैं 8-9 महीने में उसमें। और केवल आहार के द्वारा ही ये प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें तालाब प्रवर्धन में जैसे गोबर, चूना और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो दिया जाता है, ये सब नहीं देने पड़ेगी। लेकिन अगर कार्प मछलियों का करना होता है तो उसमें बड़े आकार की मछली डालें, कम से कम 20-25 ग्राम की मछली डालें और इसको 15,000 प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे। वहीं जो पंगास करेंगे तो उसमें इनको उसका 5 गुना करीब 70-75 हजार बच्चे डालने होंगे प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इस तरह से अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुछ सवाल थे जिनका भी हमने जवाब जाना है विशेषज्ञ से। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ भी लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान और आज हम बात कर रहे हैं मछली पालन की और साथ ही पशुओं में जो परजीवी से जुड़े रोग होते हैं उनके बारे में, कैसे पशु के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उनकी उत्पादक क्षमता भी इससे प्रभावित होती है, घट सकती है। और एक कॉलर हमारे साथ है फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है। हेलो किसान में बताइए क्या सवाल है आपका? हमारी भैंस को 3 बार सीम चढ़ा लेकिन वो ठहर नहीं रही, क्या करें? कमलेश जी हमारे साथ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। बोल रहे हैं? एक बार फिर से सवाल दोहराइए। कि हमारी भैंस है तो उसे 3 बार सीम चढ़ चुका है लेकिन वो ठहर नहीं रही है। अच्छा, ये मतलब ठहर नहीं रहा, भैंस ठहर नहीं रही है आपकी जी। मतलब अगर उसमें ठीक आती है, आपकी गर्मी में जो आती है वो हर 21 दिन में गर्मी में आ रही है, 17 से 21 दिन में। हाँ हाँ, अगर वो 17 से 21 दिन में गर्मी में आ रही है और जेरी बिल्कुल साफ दे रही है, जेरी में पीलापन नहीं है, गाढ़ापन नहीं है, तो पहली बात तो आप ये चेक कीजिए कि पीलापन ना हो और गाढ़ापन ना हो। और दूसरी बात कि आप उसको कब बीज रखवा रहे हैं। जेरी देने के 12 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको पहला बीज रखवाना है। मतलब जेरी दी, उसके बाद जैसे आप सुबह जेरी दी है तो शाम तक आप बीज रखवा दीजिए। शाम को जेरी दी है तो अगले दिन सुबह और अगले दिन शाम को बीज रखवाना है। 2 बार बीज रखवाइए। कई बार क्या होता है कि इनकी गर्मी लंबी होती है तो इस वजह से वो नहीं होता। मतलब ऐसे वेट नहीं करनी कि आज जेरी दी और आप वेट करें कि जी हमारी भैंस बोलेगी तो ही हम बीज रखवाएंगे, क्योंकि आजकल पशुओं को साइलेंट हीट हो गई है। पशुओं को हम घुमाते नहीं है, झोड़ में नहीं ले जाते, तो इसलिए पशु बोलता नहीं है। सिर्फ जेरी देख के ही हमारे को उसको बीज रखवाना होता है। तो जैसे आपने देखा कि सुबह मेरी भैंस ने जेरी दी है तो आप शाम तक उसको बीज रखवा दीजिए, एक शाम को और एक सुबह। तुरंत नहीं रखवाएंगे बीज आप, मतलब कम से कम आपका 10 घंटे का गैप होना चाहिए, तो वो करवाइए। और अगर आप फिर भी लगता है तब भी नहीं रुक रही है तो एक बार हाथ डलवा के पशु चिकित्सक से चेक करवाइए कि अंदर बच्चेदानी में कोई कमी तो नहीं है। उसमें फिर बच्चेदानी में दवाई रखी जाएगी। कई बार बच्चेदानी का संक्रमण भी हो जाता है, कई तरह के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। वो हमारे को उसी से पता चलेगा कि वो जेरी किस प्रकार की दे रही है। अगर पीलापन है जेरी में तो इसका मतलब अंदर संक्रमण है। जी बिल्कुल। तो उसका किस तरीके से इलाज कराया जाएगा मैम? उसका इलाज ऐसे होता है कि पहले तो हम कुछ इंजेक्शंस भी लगाते हैं, साथ साथ बच्चेदानी की सफाई होती है। तो उसके अंदर हम बच्चेदानी में ही, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन बोलते हैं, हमें बच्चेदानी में 2 से 3 दिन तक मेडिसिन रखवानी होती है। तो जो जितना भी, और साथ में एक इंजेक्शन देते हैं जिससे बच्चेदानी की जितनी भी पस है वो बाहर आ जाए। तो इलाज बच्चेदानी का ही किया जाएगा उसके अंदर। और साथ साथ आप उसमें मैं एक बात और कहूँगी कि बच्चेदानी के 90% रोग जो हैं वो अगर हम इसकी पेट के कीड़े की दवाई नहीं दे रहे हैं उसकी वजह से होते हैं। आपने बीज रखवा दिया, अगर हम परजीवी की बात कर ले तो देखिए सीधा उससे कनेक्टेड है। एग्जैक्टली उसमें क्या रहता है कि आपकी ना जो बच्चेदानी और शरीर की जो क्षमता होती है इनकी परजीवियों की वजह से वो इतनी कमजोर हो जाती है। जैसे आप खाना खिला रहे हैं, आपने पशु को पूरा आहार दे रहे हैं, आप उसको मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पशु का वेट तो गेन नहीं हो रहा, वो सेहत नहीं बना रहा है। क्योंकि जितना जो एनर्जी जो पशु को मिलनी चाहिए वो सारी एनर्जी जो है वो परजीवी ले लेते हैं। तो इस वजह से उसका सीधा सीधा असर जो है बच्चेदानी पे पड़ता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि एक तो आपने पेट की मतलब इसकी जो बच्चेदानी की सफाई करवानी है वो करवाइए पहला। दूसरा, पशु को आपने पेट के कीड़े की दवाई देनी है, साथ साथ आपने मिनरल मिक्सचर, जिसको हम ये भी बोलते हैं, आपका जो जो मिनरल मिक्सचर मिलता है वो देंगे डेली 30 ग्राम सुबह, 30 ग्राम शाम को, कम से कम 1.5 से 2 महीने के लिए। तो उससे क्या है कि जो अंदर परजीवियों की वजह से जो कमी आ गई है वो पूरी होगी। जी बिल्कुल। तो जो कमी है उसको दूर करना ज़रूरी है। और देखिए इसलिए हम कह रहे हैं कि परजीवी, जैसा कि मैम ने आपने शुरुआत में कहा था कि सुनने में लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इससे कई तरह की समस्या
पैदा हो सकती है और जिसमें आपने बताया कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है, दूध देने की क्षमता जो है वो भी घट सकती है। और हमारे साथ डॉक्टर SK सिंह जी हैं। सर, जैसे कि आप बताए थे कि कई तरह की अब तकनीकें आ रही हैं जिसमें जहाँ भी पानी है वहाँ मछली पालन कर सकते हैं, तो ऐसे में उन तकनीकों के बारे में अगर हम थोड़ा और विस्तार से जान सकें कि सघन मछली पालन क्या है और RS एक विधि जैसा कि आपने बताया था वो किस तरीके से अपनाई जा सकती है। आपने सही कहा, नवीन तकनीकी के रूप में सघन मछली पालन की जब हम बात करते हैं तो हाई इनपुट जल कृषि की बात करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में निवेश उसमें करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी देश की जो 3 मछलियां और 3 विदेश की मछलियां हैं उनका सघन मछली पालन अगर हम करते हैं तो उनमें हम जो है बाजारू जो आहार आजकल उपलब्ध हैं तो उसका उपयोग करना होता है, साथ ही साथ वायुकरण यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है और उसमें जो है जो सामान्य अवस्थाओं में 10,000 हम बच्चे कहते हैं अंगुलिकाएं 10 से 20 ग्राम के डालने की बात करते हैं, तो इसमें सघन मछली पालन में हम 20 से 50 ग्राम के तरुण मछलियों को डालने की बात करते हैं। और 8-9 महीने में चूंकि जैसे जैसे अब मार्च का महीना शुरू हो गया है तो जल का तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होने लगा है, विशेषकर उत्तर भारत की दशाओं में, तो ये मछली बढ़वार के लिए काफी उपयोगी है। तो इसमें अगर ऐसे करते हैं और संतुलित आहार देते रहेंगे तो आपको कम से कम 15 टन मछली प्रति हेक्टेयर की दर से 8-9 महीने में मिल जाएगी। अगर उससे ज्यादा आपको उत्पादन लेना है तो पुनः चक्री जल कृषि की जैसे हमने बात की, ये भी सघन मछली पालन का नवीन तरीका है। विशेषकर ये जैसे इसको ICU कहते हैं, ये एक सहायक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। भारत में लोगों ने विभिन्न प्रकार की जल कृषि तकनीकी का उपयोग करके, कुछ लोग टैंक आधारित पुनः चक्री जल कृषि अपना लिए हैं, कुछ लोग बंद कमरा जल कृषि अपना रहे हैं। विशेषकर जो भारत की जलवायुगत स्थितियां हैं, यहाँ जो 1.5 साल में जितनी मछली पैदा हो जाती है, विदेशों में जो है वहाँ पर 3 साल लगते हैं। उनका तापमान टेम्परेट क्लाइमेट होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वो सारा बंद कमरा व्यवस्था के द्वारा कर लेती है। और जैसा कि आप जानते हैं मछली शीत रक्त प्राणी है तो सर्दियों में नहीं बढ़ती है, तो इस तकनीकी का हमारे देश में उपयोग ज्यादा है इस समय। इसलिए है क्योंकि आजकल जो जनसंख्या विस्फोटन की वजह से लोगों की जमीन या परिवार विभाजन की वजह से प्रति व्यक्ति जमीन जो है कम हो रही है और विभिन्न कारणों से जल की भी कमी हो रही है। ऐसी दशा में पुनः चक्री जल कृषि हमारे लिए काफी लाभकारी है और इसमें भारत सरकार की मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न प्रकार के ऋण भी मुहैया कराए जा रहे हैं और इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ये पूरे देश में व्यापक रूप ले रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में 8 टैंकों की जो तकनीकी मत्स्य संपदा के अंतर्गत लाई गई है, तो ये भारतीयकृत पुनः चक्री जल कृषि का एक स्वरूप है जिसमें 8 टैंकों में 25 गुणे 1.25 फीट के आकार का टैंक, सीमेंट टैंक बना लेते हैं और पानी का पुनः चक्रण करते हैं। इसके लिए फिल्टर भी लगाने पड़ते हैं, अगर मैकेनिकल हुआ या रासायनिक फिल्टर ये सब भी लगाने पड़ते हैं। अगर ये नहीं है तो सिंपल जो है पौधों का फिल्टर भी लगाया जा सकता है, जैसे डकवीड होते हैं जिसे हम जो कहते हैं लेमना, एजोला, उल्फिया, इसका भी या जलकुम्मी इत्यादि का भी उपयोग करके, और एक वाटर स्पनेच होता है, इसे भी फिल्टर के रूप में उपयोग करके पानी का शोधन करके पुनः चक्री किया जा सकता है और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसमें करीब 6,500 ऐसे टैंक जो हमने बताया बच्चे डालकर, और प्रति घन मीटर इनकी जो दर होती है 100 से 110 पंगेसियस मछली के बच्चे होते हैं जो 5 से 10 ग्राम के बच्चे होते हैं, उनको डालकर, और 6 महीने के पालन में 400 से 600 ग्राम का इनको निकाल लेते हैं और उत्पादकता करीब 100 से 125 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की उत्पादकता मिलती है। तो इससे कम पानी और जमीन में भी किसान भाई अच्छी आमदनी ले सकते हैं और इसको बढ़ चढ़ कर उपयोग कर सकते हैं। जी,
बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें अभी आपने बताई हैं मछली पालन से जुड़ी हुई, और एक हमारे पास ईमेल आया है अजय कुमार जी का। पहले वो सवाल ले लेते हैं। इनका कहना है कि इनके पास एक 3 महीने का भैंस का बच्चा है जो स्वस्थ नहीं है, बीमार रहता है, और हालांकि कीड़े की दवा 1 महीने पहले दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी उस तरह से उसको लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा। जो आहार लेने की जो क्षमता है, टेंडेंसी है, वो काफ़ी कम है, और गोबर भी ठीक से नहीं दे रहा है बच्चा। भैंस जो है वो 1 महीने की गाभिन भी है, तो क्या करना चाहिए मैम? देखिए, अगर आपका जो कटड़ा है, जो भैंस का बच्चा है, जो अगर ठीक से नहीं खा पी रहा है, तो पहले तो डीवर्मिंग एक बार दोबारा से, अगर वो गोबर अगर ठीक से नहीं कर रहा है तो डीवर्मिंग हम नहीं करेंगे, उसको पेट के कीड़े की दवाई अभी नहीं देंगे। अभी आप उसके लिए शुरू करेंगे, कुछ तो आप उसको दीजिए कि ताकि वो गोबर ठीक से करे। जैसे ऐसे केसेस में हम अरंडी का तेल जो है, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, हम कटड़ों को पिलाते हैं या बच्चों को जो पिलाते हैं, ताकि एक बार उनका पेट साफ हो जाए। दूसरा, आप उनको जो है माँ का दूध जो है वो थोड़ा साथ साथ, जैसे हम हरा चारा खिला रहे हैं तो माँ का दूध भी दीजिए। दलिया वगैरह इस टाइम पे मत दीजिए अपने पशु को, जो भी आपका छोटा बच्चा है। और एक बच्चों के लिए सिरप आते हैं, कैल्शियम के सिरप हैं या मल्टी विटामिन के सिरप आते हैं, वो स्टार्ट कीजिए ताकि उस बच्चे को खड़े होने में थोड़ी मदद मिले। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, जैसे हम यूजुअली गांव वाले क्या करते हैं, कटड़े या बछड़े की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे कोई बड़ा करके इनसे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब तो इस वजह से क्या, वो दूध ज़्यादा लेने के लिए माँ का दूध जल्दी छुड़वा देते हैं, तो उसमें उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बच्चों की वो बहुत कम हो जाती है। जबकि धीरे धीरे करके 4 से 6 महीने में हम उनका दूध छुड़वाना होता है जी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। हमारे साथ एक दर्शक है अरुण है, जिन्होंने गाजियाबाद से कॉल किया है। सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका हेलो के सामने, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताएं सवाल, बताएं अपना। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक भैंस है, वो पिछले टाइम से क्या 3-4 साल से पतला दस्त करती है, ठीक है, और सारे जो सामान जो ढो रहे हैं वो बाकी सब वो ही चारा खाते हैं, लेकिन वो पतला गोबर क्यों करती है? उसको लीवर टॉनिक भी दे दिया, ठीक मैम, और उसको हमने कीड़े की दवाई भी दे चुके। तीसरा, उसको जो है पाचक टॉनिक जो होता है, हिमालयन बतीशा, वो भी दे चुके, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। किसी विशेषज्ञ से भी समाधान नहीं हो पा रहा। वो जब से कटिया थी, जब से उसके दस्त फर लगते हैं, सामान चारा लगता है, लेकिन जब भूस गिलाते हैं तो जब दस्त रुक जाते हैं। बिल्कुल, तो अब जई चल रही है मैम, जई चलने पे भी उसको हम जई नहीं खिला पा रहे, क्योंकि उसको दस्त लग जाते हैं, बाकी पशुओं को नहीं लग रहे। तो यही समस्या है बहुत बड़ी, जो मेरी अभी सोल्व नहीं हो पा रही। कई समय से आप इस समस्या से परेशान हैं, कई विशेषज्ञों को भी दिखा चुके हैं। बचपन से वो कटिया थी, जब से ऐसा था। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर तरुणा हमारे साथ हैं, लेकिन उसका हम जवाब लेंगे आपके सवालों का। फिलहाल हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद लेंगे इसका विस्तार से जवाब। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन की, जिसमें परजीवियों से होने वाली समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं और इसके अलावा हम जानकारी दे रहे हैं आपको मछली पालन की नई तकनीकों के बारे में। और एक दर्शक थे हमारे साथ ब्रेक से पहले जिन्होंने अपनी भैंस को लेकर कई सवाल पूछे थे, तो मैम अगर आप उसका जवाब दे दें। देखिए, मैं अरुण जी की इसका जवाब देना चाहूँगी कि अरुण, ऐसा है कि कई बार क्या होता है, जब आपने शुरुआत में अपने पशुओं को ठीक से पेट के कीड़े की दवाई नहीं दी होती, जैसे कि मैंने आपको बताया हम 15 से लेकर 21 दिन की उम्र पे ही पेट के कीड़े की दवाई शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि पशुओं की जो अंदर की झिल्ली होती है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस लाइनिंग, उनके पेट की जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसको परजीवी इतना नुकसान पहुंचा चुके होते हैं कि उनके अंदर जो खाने की एब्जॉर्प्शन होता है, जिसको हम कहते हैं जो खाना अंदर शरीर को लगना चाहिए वो नहीं लग पाता और वो डायरिया के रूप में निकल आता है। तो आप जो भी इजीली डाइजेस्टेबल मैटर देंगे वो तुरंत के तुरंत वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और वो निकल जाएगा। तो पहली चीज़ तो इस चीज़ में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एकदम से चीज़ नहीं जाएगी, इसको धीरे धीरे जाएगी और आप एकदम से उसको जई पे या हरे चारे पे नहीं डालेंगे। आप जई, हरा चारा, मतलब हरा चारा और भूसा, ये दोनों धीरे धीरे मिक्स करके देंगे। शुरुआत में आप 25% हरा चारा रखिए और 75% आप उसके अंदर भूसा रखिए। फिर उसको 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल पे धीरे धीरे आप उसको चेंज करते रहिए। साथ में रेगुलर आपने उसका लिवर टॉनिक चलाना है और रेगुलर आपने मिनरल मिक्सचर चलाना है। लिवर टॉनिक को आप उसको हर जैसे 1.5 महीने 2 महीने दिया, 15 दिन का गैप देके फिर दोबारा लिवर टॉनिक स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आपने मिनरल मिक्सचर करना है। मिनरल मिक्सचर को आपने 2 महीने रेगुलर दिया, 1 हफ्ते का गैप दिया, फिर आपने मिनरल मिक्सचर शुरू किया। 6 महीने में आपकी भैंस 100% ठीक मिलेगी, बशर्ते अगर आपकी भैंस मेहंदी रंग का गोबर नहीं कर रही है। अगर वो मेहंदी रंग का गोबर कर रही है तो उसमें हम बताते हैं कि एक जॉनीज डिजीज कहते हैं, मतलब ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है जिसको सूडो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो ये चीज़ की जांच करवा लीजिए कि आपकी भैंस मेहंदी रंग का गोबर ना करे। पर जिस तरह से आपने बताया, मुझे नहीं लगता कि अगर वो भूसा खाने से गोबर टाइट करने लग जाती है तो सिर्फ प्रॉब्लम उसकी पेट की जो झिल्ली है उसके साथ है। तो वो सिर्फ डाइट से, मिनरल मिक्सचर से और डीवर्मिंग से ही जाएगी। और डीवर्मिंग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, हर 3 महीने पे करनी है, रेगुलर हर मंथ पे नहीं करनी है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी इनकी, जिसके बारे में बताए थे कि कई सारे विशेषज्ञों को भी दिखा चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं मिला है। तो जो अभी मैम ने कहा, ज़रूर इसका भी ध्यान रखें। हो सकता है कि अब जो समस्या है आपको दूर हो जाए। और क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो जल्दी से हम डॉक्टर एस के सिंह जी से बात कर लेते हैं। सर, मछली पालन से जुड़े कुछ और बातें अगर आप बताना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मछली पालन के साथ साथ हमारे किसान सघन मछली पालन में कई तरह की जो किस्में हैं मछलियों की वो लेना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, बीमारी होने की आशंका हो जाती है। वो एक तालमेल बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? इसमें अंजू जी यही बताना चाहेंगे किसान भाइयों को, जैसे कि ये मार्च का महीना शुरू हुआ, अभी सर्दी खत्म हो चुकी है और तापमान फरवरी में 4 डिग्री बढ़ गया और आने वाले समय में भी वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसा व्यक्त की जा रही है और सरकार भी चिंतित है कि गर्मी ज्यादा इस साल पड़ने वाली है। लेकिन अभी उत्तर भारत में एक विशेष प्रकार की समस्या आती है, विशेषकर ओलावृष्टि की समस्या आती है। इस बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ओलावृष्टि जो है, बर्फ की जो टुकड़े होती हैं वो आती हैं 0 डिग्री के नीचे तापमान होता है और आपके तालाब के पानी का तापमान जो होगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और वो 0 डिग्री होगी। तो तापमान, जल के तापमान में असंतुलन होने से शीत आघात मछलियों को लगता है, शीतल आघात होता है, जिससे मछलियों की मरने की संभावना होती है। तो इस दिशा में किसान भाई जैसे दूरदर्शन के कार्यक्रम हो, आकाशवाणी के कार्यक्रम हो, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहें और हमारा मौसम खबर भी देखते रहें, उसमें भी हम बताते हैं मौसम खबर देखते रहें, जिससे उनको पता चले कि कब ओलावृष्टि होने वाली है। तो उस हिसाब से वो जो उनके ट्यूबवेल का पानी है जिसका तापमान जो होता है 27-28 डिग्री होता है, उसको चला के रखें। उस दौरान जब देखें मौसम ऐसा हो रहा है तो तापमान में एक संतुलन बनेगा और मछलियों के मरने की संभावना नहीं होगी, नुकसान होने की नहीं होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर आपने, जिस पर हम अक्सर
चर्चा ही नहीं करते हैं कि इस तरह की भी समस्या आ सकती है, जिससे तालाब का जो पानी का तापमान है वो बदल जाता है और मछलियों की मौत तक हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और दर्शकों से यही कहेंगे, किसान जो हमारे लगातार हमारे कार्यक्रम देखते रहते हैं, मौसम खबर भी देखते हैं वो, जिसमें हम बताते भी हैं कि कहाँ कहाँ ओलावृष्टि होने की आशंका बनी हुई है, तो सावधान इससे हमारे किसान या फिर मछली पालक भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद समय निकालने के लिए। नमस्कार। और अंत में डॉक्टर तरुण, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप भी स्टूडियो में आए और इतने सारे कॉल्स ली, बहुत सारे दर्शकों के ईमेल्स के जवाब भी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा कल का विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है गेहूं फसल की देखभाल और साथ ही लीची के बागों में समसामयिक कार्य। 2 विषय रहेंगे कल। इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा हमारे टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है माफ़ कीजिएगा, उससे पहले हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो देख लें, हेलो किसान DD लाइव, ये हमारा फेसबुक ID है, hello.kisan ये इंस्टाग्राम ID है, और साथ ही हेलो किसान DD जो कि हमारा ट्विटर ID है। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये है हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप हमें कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, और ये भी टोल फ्री नंबर है। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अगर आप आज के कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो भी, या फिर पुराने कोई एपिसोड भी आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपको कार्यक्रम पसंद आए उन्हें लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपका फीडबैक भी हम तक पहुंचता रहे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।